बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ओके बेटा स्टार्ट करते हैं। थोड़ा सा पहले हम लोग देख लेते हैं कि लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्या डिस्कस किया था। लास्ट टाइम बेटा मैंने आप लोगों को बताया था कि आप लोग पहले रिसर्च जो है वो पहले पढ़ चुके हैं। सब्जेक्ट एक इसका कोर्स बेसिक बेसिक कॉन्सेप्ट्स आप लोगों को क्लियर हैं। आज हमारी जो क्लास होगी मैं आप लोगों को मेरी कोशिश होगी कि आज मैं आप लोगों को एक पूरा कंप्लीट ओवरव्यू दूंगा कि जब आप लोगों ने प्रपोजल बनाना है सेमेस्टर के बाद, उस प्रपोजल के अंदर कौन-कौन सी चीजें होती हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट होती है जिनको आपने मद्देनजर रखना है। यानी आइडिया जनरेशन से लेके आइडिया को कैसे आप लोगों ने ब्रॉड लेवल से स्पेसिफिक लेवल पे लेके आना है, उसके बारे में थोड़ी सी हम गाइडेंस सीखेंगे। मैंने आप लोगों के साथ ये 3 स्लाइड्स शेयर की है। ये पहली वाली हम पढ़ चुके हैं। मैं जस्ट इसको ओवरव्यू दूंगा आप लोगों को जो हमने लास्ट टाइम पढ़ा था। इसके बाद जो मैंने लेक्चर नंबर 3 एंड 4 आपके साथ शेयर किया है वो आज हम डिस्कस करेंगे। 5 और 6 जो है उसके अंदर भी 3 एंड 4 से रिलेटेड ही चीजें होंगी। अगर टाइम हुआ तो हम वो भी साथ ही डिस्कस कर लेंगे, अदरवाइज वो आप लोग खुद डिस्कस करेंगे। उसके बाद फिर मैं एक छोटा सा टास्क दूंगा आपको आज नेक्स्ट वीक के लिए जो आप लोगों ने परफॉर्म करना होगा, और फिर वो टास्क हम नेक्स्ट वीक जो है वो क्लास में डिस्कस करेंगे। जो आज हमारी पूरी क्लास का ओवरव्यू मैं आपको थोड़ा सा बता रहा हूँ। तो हम लोगों ने स्टार्ट किया था रिसर्च मेथड्स। हमारा बेसिकली रिसर्च डिजाइन के नाम से हमारा सब्जेक्ट था। तो हमने स्टार्ट किया था रिसर्च क्या होती है, बिजनेस रिसर्च क्या होती है, उसकी मैंने आप लोगों को थोड़ी सी डेफिनेशन बताई थी। देन उसके बाद हम लोगों ने डिस्कस किया था किसको हम अच्छी रिसर्च कह सकते हैं, उस अच्छी रिसर्च के अंदर क्या क्या चीजें जो है वो इन्वॉल्व होनी चाहिए, वो हमने डिस्कस किया था लास्ट क्लास के अंदर। उसके अलावा हम लोगों ने डिस्कस किया था कि कौन सी रिसर्च ऐसी होती है जो कि जिसके अंदर हम कह सकते हैं कि दिस इज नॉट अ गुड रिसर्च। ये हम आज की क्लास के अंदर भी हमारे ये टॉपिक के अंदर भी चीजें शामिल होंगी जो हमारे डिस्कस करेंगे। मैं वहां भी आप लोगों के साथ डिस्कस उसको भी बताऊंगा। फिर हमने रिसर्च की टाइप्स पढ़ी थी कि बेसिक रिसर्च क्या होती है, अप्लाइड रिसर्च क्या होती है। ये स्लाइड्स मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दी हुई हैं। ये लास्ट क्लास में हमने सारी डिस्कस की थी, जो मैं अभी 1 बाय 1 आगे लेके जा रहा हूँ। आप लोग इसको रीड कर लीजिएगा। अगर अगेन कोई प्रॉब्लम, अगर ना कोई चीज अंडरस्टैंड हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, कोई इशू नहीं है। क्योंकि हमारी जो क्लास होगी वो डिस्कशन बेस्ड होगी। तो मैं जस्ट टॉपिक डिस्कस किया करूंगा आप लोगों से, क्योंकि मेरा जो काम है बेटा वो यहाँ पे सिर्फ आप लोगों को गाइडलाइंस प्रोवाइड करना है। मैं ये नहीं करूंगा कि जी आप लोग इन चीजों को रट्टा लगा के आएंगे तो वो आप लिखेंगे तो आपको नंबर मिल जाएंगे। नहीं, हम लोग डिस्कशंस करेंगे। पर्पस मेरा सिर्फ ये है कि इस सब्जेक्ट को पढ़ने के बाद कम से कम आप इस काबिल हो जाएं कि नेक्स्ट सेमेस्टर में जब आप लोग प्रपोजल लिखने बैठे, जब आप लोगों को सुपरवाइजर अलॉट होंगे, तो कम से कम आपके माइंड में ये आइडिया जरूर हो कि हम लोगों ने किस चीज के ऊपर काम करना है। जो कि आज से हम स्टार्ट करेंगे ये प्रैक्टिस। मैं आपको आज से स्टार्ट करवाऊंगा। पहले उसके बारे में थोड़ी सी मैं आपको गाइडलाइंस प्रोवाइड करूंगा, देन उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि आइडिया जनरेशन कहाँ से आपने स्टार्ट करना है। जी सईदा शहीन साहबा, आपने बेटा हैंड रेज किया। एनी क्वेश्चन? जी सर, अस्सलाम वालेकुम सर। ऐसे है कि मैं ये चाह रही हूँ कि आप जो लेक्चर हमें ऐसे दे रहे होते हैं ना, उसका प्लीज वो रिकॉर्ड कर लें अगर पॉसिबिलिटी है तो। देन वो जरा शेयर हो जाए तो हमारे लिए थोड़ा इजी हो जाता है उसको दोबारा से सुनना और करना। या अगर आप इसको यूट्यूब चैनल पे दे रहे हैं तो वो जरा मुझे लिंक बता दीजिएगा। जी ऐसे ही है, ऐसे ही है। मेरे जितने भी लेक्चर होंगे वो रिकॉर्ड होंगे और मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर आ जाएंगे। मैं चैनल आपके साथ शेयर कर सर वो, दूंगा। हाँ जी सर, वो शेयर कर दीजिएगा प्लीज। जी थैंक यू सो मैं मच। बिल्कुल सर। ये जो आज हमारी क्लास होगी ये भी आपके साथ शेयर हो जाएगी। जो लास्ट टाइम हमारी क्लास हुई थी उसकी भी मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा उसको यूट्यूब चैनल के ऊपर। नो इशू एट ऑल, ओके, थैंक यू सर, कोई थैंक यू मसला नहीं, सर, थैंक कोई यू। मसला नहीं। ओके तो हम डिस्कस ये कर रहे थे कि लास्ट क्लास के अंदर बेटा मैंने बताया था अप्लाइड रिसर्च क्या होती है, बेसिक रिसर्च क्या होती है, हमने ये डिस्कस किया था। देन फिर उसकी थोड़ी सी एग्जांपल्स को हमने डिस्कस किया था। एंड देन फिर हम लोगों ने एक्सटर्नल रिसर्चर और इंटरनल रिसर्चर के ऊपर डिस्कशन की थी। ये मेन टॉपिक सिर्फ वो ना स्लाइड्स के अंदर सारे कवर हैं। इंटरनल रिसर्चर के क्या एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस हो सकते हैं, एक्सटर्नल रिसर्चर के क्या एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस हो सकते हैं कंपनी के लिए, वो हम लोगों ने डिस्कस किया था। ये थोड़ा सा मैंने आपको ओवरव्यू दिया जो हम लोगों ने लास्ट क्लास के अंदर डिस्कस किया था। ये स्लाइड्स आपके पास अवेलेबल हैं। आपके साथ बुक्स, 2 बुक्स में शेयर करूंगा इस क्लास के बाद, आपके ग्रुप के अंदर आ जाएंगी। वो 2 बुक्स सिर्फ और सिर्फ आप लोगों के लिए गाइडलाइंस के लिए होंगी। अगर किसी चीज की, किसी कॉन्सेप्ट की ना समझ आए तो आप उस बुक को कंसल्ट कर लीजिएगा। अदरवाइज जो चीजें हम क्लास में डिस्कस करेंगे मैं कोशिश करूंगा कि वो सारी की सारी चीजें हम यहीं पे क्लियर कर लें ताकि आप लोगों को नेक्स्ट उसका प्रॉब्लम ना आए। बट आपके साथ मैं बुक्स भी शेयर कर दूंगा जो हम डिस्कस करेंगे। ओके तो आज हम नेक्स्ट बेटा स्टार्ट करेंगे इससे आगे जो हम लोगों ने यहाँ तक पढ़ लिया था। जस्ट बेसिक मैंने आपको डेफिनेशंस दे दी।
तो जो हमारी आज की बेटा जो क्लास का बेसिक थीम होगा वो ये थीम होगा। बेसिक ये थोड़ा सा स्लाइड शुरू में आपको बताई गई है, बुक रीडिंग्स, ये बुक्स के बारे में बताया गया है। ये जो बुक्स इसके ऊपर मेंशन है शुरू के अंदर, ये बुक्स आप लोगों के साथ मैं शॉर्ट फॉर्म में शेयर कर दूंगा कौन कौन सी बुक्स आप लोगों ने यूज करनी है। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे अपना रिसर्च प्रोसेस को। बेटा इस चीज को जरा देखिएगा, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, जो मैंने अभी आपके सामने ये ओपन किया है। ये बेटा आप समझ लें कि ये आप लोगों के थीसिस का ओवरव्यू है। आप लोगों ने स्टेप नंबर 1 से लेके जितने भी आपके सामने स्टेप्स नजर आ रहे हैं आपको, 1 बाय 1 मैं ये थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन करूंगा पहले, और इन्हीं स्टेप्स को आपने फॉलो करना है अपने नेक्स्ट सेमेस्टर के अंदर जब आप रिसर्च प्रपोजल लिखेंगे। मैं इसके बाद आपको रिसर्च प्रपोजल के बारे में भी बताऊंगा कि उसमें कौन कौन सी चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं, कैसे आप लोगों ने प्रपोजल को लिखना है, उसके बारे में मैं आपको गाइडलाइंस दूंगा। लेकिन सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे, बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे, ताकि आप लोगों को प्रॉब्लम ना आए कि आप लोगों ने थीसिस कैसे करना है। क्योंकि सबसे ज्यादा प्रॉब्लम थीसिस में आता है। कोर्स वर्क बेटा हम सभी कर लेते हैं, मैं आप लोगों को पढ़ा दूंगा, आप पेपर दे लेंगे, ऑनलाइन पेपर दे लिया, फिजिकल पेपर दे लिया, नंबर भी आ जाएंगे, ग्रेड्स भी आ जाएंगे, बट प्रॉब्लम कहाँ पे आती है स्टूडेंट्स को? प्रॉब्लम आती है थीसिस के अंदर। वहां पे जाके स्टूडेंट जो है फिर वो डिले करते हैं, उनको समझ नहीं आती कि हमने किस टॉपिक पे काम करना है। तो अभी हमारे पास ये पूरा सेमेस्टर अवेलेबल है। सेमेस्टर से मुराद ये कि हमारे पास अभी 1-2 महीने अवेलेबल है। जिस तरह मैं आपको स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेन करूंगा चीजों को, आप कोशिश करें कि आप अभी से सोचना शुरू कर दें कि आपने किस टॉपिक पे काम करना है। 1-2 महीने के अंदर कोई ना कोई आइडिया आपके माइंड में आ जाएगा, फिर उसी आइडिया को आप अपने सुपरवाइजर से डिस्कस कर लेंगे, जी मैं इसके ऊपर काम करना चाह रहा हूँ या चाह रही हूँ, और वो सुपरवाइजर अगर एग्री करेगा तो डेफिनेटली वो जो है आपका थीसिस स्टार्ट हो जाएगा और आपका टाइम बहुत ज्यादा सेव हो जाएगा। स्टेप नंबर 1 बेटा, सबसे पहला स्टेप ये आता है कि जी आप एक रिसर्च करना चाह रहे हैं, कि आपने एक थीसिस स्टार्ट करना है। उसमें सबसे पहला बेटा द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज योर रिसर्च टॉपिक। ये देखें 1 बाय 1 ये एरोज को देखते जाइएगा। पहला स्टेप है विश टू डू रिसर्च। देन उसमें सबसे इंपॉर्टेंट थिंग है फॉर्मुलेट एंड क्लैरिफाई योर रिसर्च टॉपिक। आपने सबसे पहले बेटा ये डिसाइड करना है कि आपने किस टॉपिक पे काम करना है। सर जी जी बेटा। सर सॉरी टू इंटरप्ट यू, ये स्क्रीन का साइज थोड़ा सा बड़ा कर दें, बिल्कुल भी नजर नहीं आ रहा। ओके एक सेकंड, मैं जरा इसको भी कर देता हूँ। अब ठीक है? यस सर, थैंक यू। ओके, स्टेप नंबर 1 में है विश टू डू रिसर्च, कि आप एक रिसर्च करना चाह रहे हैं। यहाँ से आपने स्टार्ट किया, यानी आपको ये बेसिक थी। सबसे पहला जो स्टेप बेटा हमारे पास आएगा वो ये आएगा फॉर्मुलेट एंड क्लैरिफाई योर रिसर्च टॉपिक। अब ये स्टेप सिर्फ अभी देख लीजिएगा, मैं इसके बाद जब स्लाइड्स के नेक्स्ट स्लाइड्स के ऊपर जाऊंगा तो ये मैं 1 बाय 1 एक्सप्लेन करूंगा आप लोगों के साथ कि ये आपने कैसे परफॉर्म करना है। इसके ऊपर प्रॉपर एक चैप्टर्स है हमारे कि हमने किस तरह से इस पे काम करना है। सबसे जो बड़ा प्रॉब्लम बेटा हम स्टूडेंट्स को आता है, जो आप लोग फेस करेंगे, वो ये फेस करेंगे कि आपको ये समझ नहीं आएगी कि हमने किस टॉपिक पे काम करना है। फॉर एग्जाम्पल आप मैं अगर फाइनेंस का स्टूडेंट हूँ तो मैं कहता हूँ यार कि मैंने काम करना है रिस्क के ऊपर। इट्स अ ब्रॉड एरिया। अब रिस्क मैनेजमेंट के ऊपर मैं काम करना चाह रहा हूँ, कोई कहता है जी मैंने बैंकिंग सेक्टर पे काम करना है, कोई कह रहा है जी मैंने हेल्थ इंडस्ट्री पे काम करना है। आप में से कुछ इंटरेस्टेड होंगे जी कि मैंने किसी इंडस्ट्री के ऊपर काम करना है। अब दैट्स अ ब्रॉड एरिया। मैं कहता हूँ जी मैंने रिस्क मैनेजमेंट पे काम करना है। रिस्क मैनेजमेंट इज अ ब्रॉड एरिया। अब किस चीज पे काम करना है? अब रिस्क मैनेजमेंट के अंदर आगे थाउजेंड्स ऑफ फील्ड होंगे। उन थाउजेंड्स ऑफ फील्ड्स के अंदर या हंड्रेड्स ऑफ फील्ड्स के अंदर आपने किस टॉपिक पे काम करना है? जी फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ जी मैंने रिस्क मैनेजमेंट के अंदर जो है वो बैंकिंग सेक्टर के रिस्क पे काम करना है। ओके, देन बैंकिंग सेक्टर के अंदर जो रिस्क है वो बहुत सारी टाइप्स का है। क्रेडिट रिस्क पे काम करना है, मार्केट रिस्क पे काम करना है, फ्लावर रिस्क पे काम करना है, देन आप उसकी तरफ जाएंगे। यानी सबसे पहला स्टेप जो है वो उसमें ये होगा कि आपने पहले तो ये सोचना है कि आपने करना क्या है। जिस तरह मैंने सोचा जी मैंने रिस्क मैनेजमेंट पे काम करना है, इट्स अ ब्रॉड एरिया। इसी तरह आप लोग भी अभी सोचेंगे। ये मैं आपको टास्क दे के जाऊंगा आज इस क्लास के बाद कि नेक्स्ट क्लास में आप लोग मुझे 1-2 टॉपिक्स बताएंगे कि जी हम इसमें इंटरेस्टेड हैं। देन फिर हम उन हर टॉपिक्स को 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे यहाँ पे, इसमें आप किस किस फील्ड के ऊपर काम कर सकते हैं। और अगर आप उनमें से कोई आपको इंटरेस्टेड एरिया मिल गया तो आप उसी एरिया को अपना थीसिस का टॉपिक बना सकते हैं। आपका टाइम भी सेव हो जाएगा। लेकिन इस आइडिया को यानी क्लैरिफाई करने के लिए आपको किन किन बातों को मद्देनजर रखना पड़ेगा वो मैं आपको 1 बाय 1 एक्सप्लेन करूंगा। ये नहीं कि बैठे बैठे आपने रात को सोचना है जी कि मैंने जो हेल्थ इंडस्ट्री जो है, हेल्थ इंडस्ट्री के ऊपर मैंने फार्मास्यूटिकल के अंदर फला चीज पे काम करना जी ओके जी सुबह स्टार्ट कर लिया। नो, मे पॉसिबल जो फील्ड आपने सोचा है, जब आपने उसको रिसर्च किया तो मे पॉसिबल उसमें हंड्रेड्स ऑफ रिसर्चर ने पहले से ही काम किया हो। देन फिर हम ये देखेंगे कि हमने उसमें क्या नया काम करना है। अगर आपने वही काम जो पहले किसी जगह पे हुआ, अगर आप उसी काम को रिपीट कर देंगे, उसी एरिया को रिपीट करेंगे, तो देन फिर आपने क्या रिसर्च की?
हाँ, उसको मॉडिफाई किया जा सकता है, उसको थोड़ा सा मोल्ड किया जा सकता है, मॉडल को थोड़ा चेंज किया जा सकता है। वो कैसे चेंज करेंगे, वो हम पहले सबसे पहले आइडिया जनरेशन के ऊपर आएंगे कि हमने काम क्या करना है, अपने आइडिया को क्लैरिफाई करना है। जब आपने सोच लिया, फॉर एग्जांपल जिस तरह मैंने सोच लिया कि मैंने रिस्क मैनेजमेंट के ऊपर काम करना है, देन इसके बाद जो अगला स्टेप आएगा वो आपका आएगा लिटरेचर रिव्यू का। लिटरेचर रिव्यू मीन कि आप डेफिनेटली आपने पहले भी, इससे पहले सर ने आपको कुछ पेपर्स भी पढ़ने को शायद दिए होंगे लास्ट सेमेस्टर के अंदर। तो जब आप रिसर्च पेपर पढ़ते हैं तो उसके अंदर एक लिटरेचर रिव्यू की हेडिंग होती है। वो लिटरेचर रिव्यू बेसिकली क्या होता है कि जो पास्ट में उस टॉपिक के ऊपर लोगों ने काम किया हुआ है, उनके रिसर्चेस की एक समरी होती है कि जी फ्लॉ ऑथर ने 2000 के अंदर इस टॉपिक पे काम किया तो उसके ये रिजल्ट्स आए, फ्लॉ ऑथर ने 2000 में ये काम किया तो उसके ये रिजल्ट्स आए, फ्लॉ ऑथर ने ये काम किया। यानी आप कह लें कि आप उसकी हिस्ट्री पढ़ रहे होते हैं, किस टॉपिक के ऊपर कितने लोगों ने पहले काम किया हुआ है, सेम उसी टॉपिक के ऊपर और उससे मिलते जुलते टॉपिक्स के ऊपर हम दोनों तरह का लिटरेचर रिव्यू करेंगे। अगर आप प्रॉपर लिटरेचर रिव्यू कर लेंगे तो मैं आपको इस चीज की गारंटी देता हूं कि आपका आइडिया वहीं पे क्लियर हो जाएगा कि आपने क्या काम करना है। क्योंकि जब हम लिटरेचर पढ़ते हैं तो हमें आइडिया हो जाता है कि यार लोगों ने इस एरिया में काम किया हुआ है, लेकिन इस एरिया जो मेरे माइंड में एरिया आ रहा है, इस पे मुझे अभी तक कुछ स्पेसिफिक काम मिल नहीं रहा, अगर मिला भी है तो बहुत लिमिटेड काम हुआ है। अब वो जो बहुत लिमिटेड काम हुआ है, आप उस टॉपिक को पकड़ सकते हैं कि चलो यार इसको मैं आगे लेके चलता हूँ। देखिए मैं आपको बार बार एक ही चीज कह रहा हूँ कि सबसे जो इंपॉर्टेंट या मुश्किल काम होता है वो सिर्फ और सिर्फ टॉपिक सिलेक्शन होती है। जब आप टॉपिक सिलेक्ट कर लेते हैं उसके बाद फिर थीसिस शुरू हो जाता है, उसके बाद फिर इतनी प्रॉब्लम नहीं आती। हाँ, प्रॉब्लम आपको नेक्स्ट स्टेप्स में आ सकती है, डाटा कलेक्शन के लिए आ सकती है, उसके एनालिसिस में प्रॉब्लम आ सकती है, उसकी गाइडेंस के लिए सुपरवाइजर आपके पास अवेलेबल है, वो आपको उसी वक्त गाइड कर देंगे। लेकिन उससे पहले जो 2 स्टेप्स हैं वो सिर्फ गाइडेंस प्रोवाइड करेगा सुपरवाइजर, पढ़ना आपने खुद है, अंडरस्टैंड आपने खुद करना है। तो जब आप लिटरेचर को रीड करेंगे उसी टॉपिक से रिलेटेड आपको हंड्रेड्स ऑफ पेपर्स मिल जाएंगे। आप उन पेपर्स में से कुछ जो इंपॉर्टेंट पेपर है, जो लेटेस्ट पेपर है 2000, 2020 के, 2021 के, 2019 के, 2018 के जो रिलेटेड पेपर्स हैं, आप उनको रीड करें, आपको पता चल जाएगा कि लेटेस्ट इस टॉपिक के ऊपर कौन कौन से लोग जो हैं वो रिसर्च कर रहे हैं। ये मैं आपको भी करवाऊंगा नेक्स्ट आगे जाके, 1-2 पेपर्स में आपको पढ़ाऊंगा, वहां पे हम लोग डिस्कस भी करेंगे इसको। अभी मैं सिर्फ आपको ओवरव्यू दे रहा हूँ कि आपने थीसिस में क्या क्या काम करना है। देन उसके बाद जब आपने लिटरेचर पढ़ लिया तो डेफिनेटली आपको थोड़ा सा क्लैरिफिकेशन होगी कि ये काम मैं कर सकता हूँ, इसमें मैंने यहाँ तक काम हुआ, इसके आगे मैं ये मजीद काम कर सकता हूँ। देन अंडरस्टैंड योर फिलॉसफी एंड अप्रोच, दैट्स आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। आप इसको दूसरे अल्फाज में ये कह लें कि आपने कौन सी अप्रोच यूज करनी है अपनी रिसर्च के लिए। तरीकेकार क्या होगा मेरी रिसर्च का, मैंने क्वांटिटेटिव रिसर्च की तरफ जाना है या मैंने क्वालिटेटिव रिसर्च की तरफ जाना है। क्वांटिटेटिव रिसर्च होता है जिसमें पब्लिश्ड डाटा आपको मिलता है। मैं थोड़ा सा इसको गाइड भी कर देता हूँ। क्वांटिटेटिव रिसर्च आपकी जो फाइनेंस रिलेटेड रिसर्चेज होती हैं वो मोस्टली आपकी क्वांटिटेटिव होती है। क्वांटिटेटिव मीन उनका पब्लिश्ड डाटा अवेलेबल होता है, सेकेंडरी डाटा यूज होता है उसके अंदर। आसान अल्फाज में ये समझ लें जो क्वांटिटेटिव होती है। और जो क्वालिटेटिव रिसर्चेज होती है उसमें आप प्राइमरी डाटा यूज करते हैं। प्राइमरी डाटा मीन कि उसका डाटा पहले से अवेलेबल नहीं होता, आप क्वेश्चनर्स के थ्रू, आप सर्वेस के थ्रू, आप इंटरव्यूज के थ्रू जो है वो डाटा कलेक्ट करते हैं, वो क्वालिटेटिव नेचर का होता है। तो यहाँ पे आपने अपनी फिलॉसफी एंड अप्रोच को अंडरस्टैंड करना है कि अब मैंने क्या काम करना है। अगर आपने ये अंडरस्टैंड, कैसे अंडरस्टैंड करेंगे ये मैं आपको गाइड करूंगा, आगे थोड़े से टॉपिक्स पढ़ाऊंगा। मैं सिर्फ आपको अंडरस्टैंड करवाऊंगा, फिर जब आप प्रैक्टिकली रिसर्च पेपर पढ़ना शुरू करेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा कि हाँ जी एक पेपर पब्लिश हुआ है, ये उसका इंट्रो था, ये उसने टॉपिक लिया, ये उसका लिटरेचर रिव्यू था, ये उसने मेथोडोलॉजी इस्तेमाल की, ये उसके रिजल्ट्स आए और ये उसने कंक्लूड किया और ये उसने फ्यूचर सजेशन दी। ये सारे का सारा आपको एक पब्लिश्ड रिसर्च पेपर में मिलेगा, जो मैं आपको थोड़ा सा बताऊंगा भी कि आपने उसको कैसे रीड करना है, और आज मैं थोड़ा सा टास्क भी आपको दूंगा। ओके, देन फॉर्मुलेट योर रिसर्च डिजाइन। जब आपने फिलॉसफी सोच ली, फिर आपने उसको डिजाइन करना है, यानी आपने उसकी मॉडलिंग की तरफ जाना है। मेरा मॉडल क्या होगा, मेरे इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स क्या होंगे, मेरे डिपेंडेंट वेरिएबल्स क्या होंगे, वेरिएबल्स का आपस में रिलेशनशिप क्या होगा, मेरे हाइपोथेसिस क्या होंगे, मैं किस चीज के ऊपर टेस्ट करना चाह रहा हूँ। फॉर एग्जांपल मैं टेस्ट करना चाह रहा हूँ कि गवर्नमेंट पॉलिसीज का हमारी इकोनॉमी के ऊपर क्या इंपैक्ट आ रहा है, तो हमारी इकोनॉमी की जो होगी वो मेरा डिपेंडेंट वेरिएबल बन जाएगा, पॉलिसीज जो है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हो जाएंगी। डिजाइन के अंदर आपने ये, रिसर्च डिजाइन के अंदर आपने ये भी चीज चेक करनी है कि मेरा डाटा कलेक्शन मोड क्या होगा, क्या मैंने क्वेश्चनर के जरिए डाटा कलेक्ट करना है, या मैंने इंटरव्यूज कंडक्ट करने हैं, या मैंने जो सेकेंडरी डाटा, पब्लिश डाटा किसी वेबसाइट से वहां से मैंने उठाना है। ये जितनी हेडिंग्स मैं बोल रहा हूँ, ये सारी की सारी हेडिंग्स आपके प्रपोजल का भी हिस्सा होंगी और आपके थीसिस का भी हिस्सा होंगी। और यही हेडिंग्स के अंदर आपने चीजें लिखनी होंगी जो मैं आपको बता रहा हूँ, जो आप अपना टॉपिक जब सिलेक्ट करेंगे उससे रिलेटेड आप चीजें उसमें ऐड करेंगे।
ओके, आपने रिसर्च डिजाइन भी कर लिया, आपने कहा जी कि ये मेरा मॉडल है, उसमें मैं ये मॉडल टेक्निक यूज करूंगा। ओके जी, देन उसके बाद आता है, ये हम रिसर्च डिजाइन के अंदर ही वैसे कर लेते हैं, लेकिन इसमें अलग से एक स्टेप भी लिखा हुआ, चले मैं वो भी एक्सप्लेन कर देता हूँ। निगोशिएट एक्सेस एंड एड्रेस एथिकल इश्यूज। ये चीज आपने जरूर मद्देनजर रखनी है कि जो रिसर्च आप कर रहे हैं उसकी वजह से कोई एथिकल इश्यूज तो क्रिएट नहीं होंगे। क्या कोई रिसर्च ऐसी तो नहीं है जो हमारी सोसाइटी उसको एक्सेप्ट नहीं करेगी, या हमारी सोसाइटी उसके बारे में जो है वो डाटा देने में हिचकिचाएगी। तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। या उस रिसर्च के रिजल्ट जो है वो किसी स्पेसिफिक एरिया को हिट तो नहीं कर रहे होंगे, किसी स्पेसिफिक लोगों को हिट तो नहीं कर रहे होंगे। एथिकली जो है रिजल्ट जो आएंगे, क्या वो एथिकली रिजल्ट ठीक होंगे या नहीं होंगे, यानी इन चीजों को आपने मद्देनजर रखना है। कुछ टॉपिक्स ऐसे होते हैं, फॉर एग्जांपल कोई भी आप टॉपिक ऐसा ले लें जिसपे आपको लगता है कि लोग इसके बारे में डेटा देते हुए हिचकिचाएंगे, मे पॉसिबल फिर आपको वहां पे जाके अपनी जो सैम्पलिंग है, जो आपकी जो पॉपुलेशन है, वो आपको फिर चेंज करनी पड़े। यानी दूसरे अल्फाज में ये आप इसको ये समझ लें कि जो रिसर्च आप करने जा रहे हैं कि क्या वाकई प्रैक्टिकली वो रिसर्च एप्लीकेबल होगी भी या नहीं होगी। इन चीजों को आपने मद्देनजर रखना। ये मैंने आपको लास्ट क्लास के अंदर भी डिस्कस किया था मैंने, कि एक अच्छी रिसर्च के अंदर क्या क्या क्वालिटीज होनी चाहिए। तो बेसिकली ये वही चीज है। ओके, अब जब आपने रिसर्च डिजाइन भी कर लिया, आपने देख लिया, एथिकल इश्यूज भी देख लिया, आपने हर चीज चेक कर लिया, आपने कहा कि हाँ जी फर्दर इसको आगे लेके चलते हैं। अब आपने जो डिजाइन किया, अब उसके ऊपर आप क्या करेंगे, ये देखिए 6 के बाद 7 आपके पास आता है सैम्पलिंग। पॉपुलेशन और सैंपल में क्या फर्क होता है, चलिए थोड़ा सा मुझे जरा साथ में बताओ, डिस्कशन भी करते हैं साथ साथ। पॉपुलेशन और सैंपल में क्या फर्क होता है? सर पॉपुलेशन में होता है कि हम होल सारे लोगों को कंसीडर करते हैं, और सैंपल में होता है कि सारी पॉपुलेशन में सिलेक्टिव लोगों को सेलेक्ट करके उन पर वर्क करते हैं। ओके, उसके बाद फिर आप लोगों ने स्टैट के अंदर सैम्पलिंग टेक्निक्स वगैरह भी पढ़ी होंगी, प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग, नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। खैर मैं उसकी तरफ नहीं जा रहा। तो बिल्कुल आपने सही बोला कि जो पॉपुलेशन होती है वो हमारी होल जिस सोसाइटी की अगर आप पाकिस्तान की बात करेंगे, मैंने पाकिस्तान के ऊपर सर्च करनी है, तो पाकिस्तान इज योर पॉपुलेशन। अब आप कहते हैं पाकिस्तान के अंदर मैंने फलां सिटीज के अंदर काम करना है, तो उस तरह से वो आपका सैंपल बनता जाएगा। सैंपल कैसे सिलेक्ट करेंगे, सैम्पलिंग सिलेक्ट करने का तरीकेकार क्या होगा, वो हम यहाँ पे सीखेंगे। अब फॉर एग्जांपल आप कहते हैं जी मैंने एजुकेशन सेक्टर के ऊपर काम करना है, पाकिस्तान के एजुकेशनल सेक्टर के ऊपर मैं काम करना चाह रहा हूँ, मैं ये देखना चाह रहा हूँ कि पाकिस्तान के जो एजुकेशनल सेक्टर का एनवायरनमेंट है उससे स्टूडेंट सेटिस्फाई है या नहीं है। मैं छोटी सी वैसे एक टॉपिक अपनी तरफ से जूम कर रहा हूँ। अब आपने पाकिस्तानी एजुकेशन सेक्टर पे काम करना है, तो इट इज नॉट पॉसिबल फॉर यू कि आप पूरे पाकिस्तान की यूनिवर्सिटीज को विजिट कर सके। एक तो लिमिटेशन होगी आपके लिए, डेफिनेटली आप 1 by 1 जाके हर यूनिवर्सिटी के अंदर से जो है क्वेश्चनिंग जो है वो नहीं कर सकते। तो फिर आप क्या करेंगे, होल पाकिस्तानी जो यूनिवर्सिटीज हैं या एजुकेशन सेक्टर जो है पाकिस्तान का, वो आपके लिए पॉपुलेशन हो जाएगा। देन उसमें से फिर आप क्या करेंगे, आप सैम्पलिंग सेलेक्ट कर लेंगे। आप कहते हैं ठीक है जी फैसलाबाद, लाहौर, गुजरांवाला, इस्लामाबाद, रावलपिंडी, आप उसमें से कुछ एरिया सेलेक्ट कर लेते हैं, तो वो आपके लिए सैंपल हो जाएगा। अब क्वेश्चन इज दैट कि क्या हम अपनी मर्जी से सैंपल सेलेक्ट कर सकते हैं? सैम्पलिंग सिलेक्ट करने का तरीकेकार क्या होगा? अगर फॉर एग्जांपल आप कहते हैं कि मैं फैसलाबाद में रहता हूँ या रहती हूँ, तो मैं फैसलाबाद की एजुकेशनल इंस्टीट्यूट मेरे लिए ज्यादा एक्सेसिबल है, मैं उनके घर जा सकता हूँ, मतलब इवन के यूनिवर्सिटीज विजिट कर सकता हूँ। तो यूनिवर्सिटी विजिट करने के बाद जो है वो जो मैं डाटा जो है वो कलेक्ट कर सकता हूँ, मेरे लिए ईजी है। तो अगर आप देखेंगे तो इसमें थोड़ी सी फिर बाइसनेस आ जाएगी। मे पॉसिबल फैसलाबाद की सारी जो यूनिवर्सिटीज हैं वो पूरे के पूरे लाहौर को रिप्रेजेंट ना कर रही हूँ, और लाहौर वाली इस्लामाबाद को रिप्रेजेंट ना कर रही हूँ। तो फिर सैंपल सिलेक्ट करते हुए दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि इट शुड बी रिप्रेजेंटेटिव सैंपल। रिप्रेजेंटेटिव सैंपल का मतलब होता है कि उसके जो रिजल्ट्स आए जब हम इंप्लीमेंट करें सभी इंस्टीट्यूट के ऊपर, तो वो जो है वो इंप्लीमेंटेबल हो। ये ना हो कि आपने सिर्फ एक अपनी कन्वीनियंस को देखा और उसके ऊपर आपने सैम्पलिंग कर दी, इसको बोलते हैं कन्वीनियंस सैम्पलिंग। टेक्निक शायद आप लोगों ने पहले पढ़ी भी हो, प्रोबेबिलिटी नॉन प्रोबेबिलिटी के ऊपर, वो मैं जब यहाँ पे सैम्पलिंग तक पहुंचेंगे तो मैं वहां पे एक्सप्लेन भी करूंगा। अभी मैं जस्ट आपको ओवरव्यू दे रहा हूँ कि आप लोगों ने क्या क्या काम करना है। ओके, अब आपने यहाँ पे जब सैंपल सिलेक्ट कर लिया, अब उसकी बेस के ऊपर अब आपने चैप्टर नंबर 8 लिखा हुआ है सेकेंडरी डाटा, इसमें दोनों चीजें आ सकती हैं। उसने चैप्टर 8 और 9 को अलग अलग कर दिया, यानी जो आपके सामने 8, 9, 10, 11 स्टेप्स लिखे हुए हैं, आप इसको डाटा कलेक्शन मोड कह सकते हैं सबको। यानी अब आपने देखना है कि आपने सेकेंडरी डाटा यूज करना है, या आपने प्राइमरी डाटा यूज करना है, या आपने इंटरव्यूज लेने हैं, या आपने क्वेश्चनर्स की तरफ जाना है। इसको मैं बोलता हूँ डाटा कलेक्शन टेक्निक्स के नाम से। इन सभी को आप चारों को इकट्ठा करेंगे, 8, 9, 10, 11 को अगर आप इकट्ठा करें, आप इन इकट्ठा करके इसको बोल सकते हैं डाटा कलेक्शन टेक्निक्स।
अब आपने ये डिसाइड करना है कि जो आपका वेरिएबल्स हैं, जो आपने सैंपल लिया है, उसके लिए आपको सेकेंडरी डाटा की जरूरत है। फॉर एग्जांपल अगर मैं बैंकिंग सेक्टर पे काम कर रहा हूँ तो बैंकिंग सेक्टर की मुझे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स रिक्वायर्ड होंगी, तो वो जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स मुझे रिक्वायर्ड होंगी वो मेरे लिए क्या होगा, वो सेकेंडरी डाटा है, क्योंकि वो पब्लिश्ड डाटा अवेलेबल है। इसी तरह आपने ये देखना है कि मैंने ऑब्जर्वेशंस के थ्रू काम करना है। फॉर एग्जांपल अगर कोई आप लेबोरेटरी का काम कर रहे हैं, लेबोरेटरी का रिसर्च कर रहे हैं, जिस तरह फिजिक्स केमिस्ट्री बायो वाले करते हैं, उनके लिए ऑब्जर्वेशंस की जरूरत होती है, तो वो ऑब्जर्व करके चीजों को उसकी बेस के ऊपर जो है वो डाटा कलेक्ट कर रहे होते हैं। क्या आपने ऑब्जर्वेशंस की तरफ जाना है, क्या आपने इंटरव्यूज कंडक्ट करने हैं, उसकी बेस के ऊपर डाटा कलेक्शन करनी है, या फिर आपने क्वेश्चनर बनाने हैं? अगर हम बात करें अपने इसके ऊपर, जिस तरह अभी आपने बात की कि जी आप लोगों की जो रिसर्च है, फॉर एग्जांपल अगर आप लोग जो रिसर्च करना चाह रहे हैं उसके ऊपर, क्योंकि आप लोगों की ज्यादातर जो रिसर्च है, मेरा ख्याल है कि आप लोग क्वेश्चनर बेस्ड रिसर्च करेंगे, मेरा आइडिया है। मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि सब लोग क्वेश्चनर बेस्ड रिसर्च करें, लेकिन मोस्टली जो होते हैं वो स्टूडेंट जो है वो आपके जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के स्टूडेंट्स होते हैं, क्योंकि वो जर्नल से टॉपिक लेते हैं तो उसमें ज्यादातर वो प्राइमरी डाटा जो है वो इस्तेमाल करते हैं, लेकिन कंपल्शन नहीं, आप सेकेंडरी डाटा भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ओके, यहाँ तक बेटा कोई प्रॉब्लम डाटा कलेक्शन तक? एनीवन, एनी कंफ्यूजन? क्लियर है? यस नो में आंसर दिया करें मुझे। सर एक क्वेश्चन है। जी जी जी, अजहर हुसैन साहब बोले। अस्सलामुअलैकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर ये जो आपने ऊपर से समझाया अपना टॉपिक्स थे 1 2 3 और जो थर्ड वन था फिलॉसफी का, जी जी, इसकी सर थोड़ी सी नहीं समझ लगी सर, मैं काइंडली दोबारा इसको एक बताया। दफा आप जी जी, जी थैंक यू सर। देखिए, अंडरस्टैंड योर फिलॉसफी एंड अप्रोच। देखिए बहुत सारी बेटा रिसर्च होती है फिलॉसफी, जब आप लिटरेचर रिव्यू कर लेंगे ना, तो देन फिर आप ये वहां पे ये डिसाइड करेंगे कि आपने कौन सी अप्रोच यूज करनी है, आपने कौन सी फिलॉसफी यूज करनी है। क्वांटिटेटिव रिसर्चेज होती हैं, क्वालिटेटिव रिसर्चेज होती हैं, अप्लाइड रिसर्च होती हैं, बेसिक रिसर्चेज होती हैं, बहुत सारी जो है वो रिसर्चेज होती हैं, फिलॉसफीज भी होती हैं, जो मैं अभी यहाँ आगे जाके फिलॉसफीज भी आएंगी आपके स्लाइड्स के अंदर, कि आपने किस नेचर की रिसर्च करनी है, वो आपको अंडरस्टैंड होगी लिटरेचर रिव्यू से। जब आप लिटरेचर रिव्यू करेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा कि मैंने किसकी तरफ मूव करना है और मेरी अप्रोच क्या होगी, क्या मैं क्वांटिटेटिव की तरफ जाना चाहता हूँ या मैं क्वालिटेटिव की तरफ जाना चाहता हूँ। जो रिसर्च मैं करना चाह रहा हूँ उसके लिए मुझे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, वो यहाँ पे आप डिसाइड करेंगे। देन इस फिलॉसफी की बेस के ऊपर आप रिसर्च डिजाइन करेंगे कि मेरा मॉडल क्या होगा, मेरे वेरिएबल्स क्या होंगे, मेरा डिपेंडेंट वेरिएबल्स क्या होगा, इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स क्या होंगे। यानी जब आप लिटरेचर को रिव्यू करेंगे तो आपको फिलॉसफी समझ आएगी कि मैंने करना क्या है, मैं क्या करना चाह रहा हूं, मैं क्वांटिटेटिव रिसर्च की तरफ जाऊं, क्वालिटेटिव रिसर्च की तरफ जाऊं, अप्लाइड की तरफ जाऊं, बेसिक की तरफ जाऊं, या मैं किसकी तरफ जाऊं। तो यहां से आपको थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग होगी। जब आप अंडरस्टैंड कर लेंगे देन फिर उस फिलॉसफी की बेस के ऊपर आप अपना रिसर्च डिजाइन करेंगे कि ये मेरा मॉडल होगा, ये मेरे डिपेंडेंट वेरिएबल्स होंगे, ये मेरे इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स होंगे, ये मेरा सैंपल साइज होगा, ये मेरा मॉडल होगा। फिर देन उसके बाद सैंपलिंग और वो जो मैंने नेक्स्ट स्टेप आपको बताया वो आएंगे। थैंक यू सर। जी, थोड़ा क्लियर हुआ? यस सर, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। ये ज्यादा क्लियर उस वक्त होगा जब हम एक दो रिसर्च पेपर पढ़ेंगे ना, तो देन मैं आपको वहां पे भी वन बाय वन एक्सप्लेन करूंगा कि देखिए आपने इंट्रोडक्शन पढ़ा, इंट्रोडक्शन के बाद जब आप लिटरेचर रिव्यू पे गए तो आपने देखा कि फलां ऑथर ने फलां एरिया में ये काम किया, उसके ये रिजल्ट्स आ रहे हैं। तो आपके माइंड में आइडिया जनरेशन होगी कि यार ठीक है, अगर ये लोग इस एरिया में काम कर रहे हैं, उनके ये इस तरफ तकनीक की तरफ जा रहे हैं, तो मैं इसके अंदर मजीद ये अमेंडमेंट्स कर सकता हूँ। तो आपको थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग बिल्डअप होगी। जब आपकी अंडरस्टैंडिंग बिल्डअप होगी, फिर जो आइडिया आपके माइंड में आ चुका होगा, फिर क्लियर हो चुका होगा, फिर आप उसके बारे में सोचेंगे इसको मैंने कैसे लेके जाना है। क्या मैं लोगों से क्वेश्चनर बनाऊं, क्या मैं लोगों से ऐसे कंडक्ट करूं, मेरे वेरिएबल्स क्या होने चाहिए, फलां ऑथर ने ये वेरिएबल्स यूज किए थे, मैंने कौन से यूज करने हैं, मुझे इसके अंदर क्या अमेंडमेंट्स करनी चाहिए। ये सारी की सारी चीजें आपकी लिटरेचर रिव्यू के बाद इस फिलॉसफी के अंदर क्लियर होंगी। जब ये क्लियर हो जाएंगी देन फिर आप उसको डिजाइन कर लेंगे यहाँ पे नीचे 5th स्टेप के अंदर, रिसर्च डिजाइन के अंदर। देन उसके बाद फिर आप जो मैं अभी बता रहा था डाटा कलेक्शन की तरफ आ जाएंगे और या सैंपलिंग की तरफ चले जाएंगे। ओके, आपने डाटा कलेक्ट भी कर लिया, आपने सैंपलिंग भी बना ली, आपने जिस एरिया में भी आप गए क्वांटिटेटिव की तरफ गए या क्वालिटेटिव की तरफ गए। द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप इज डाटा एनालिसिस। अब मेरे पास डाटा आ गया, फॉर एग्जांपल अगर मैं बैंकिंग सेक्टर पे काम कर रहा हूं तो मेरे पास जी तारिक हुसैन, आपने हैंड रेज किया। सर मैं ये पूछना चाह रहा हूँ,
हम किसी स्पेसिफिक ऑथर पे या किसी बुक पे भी अपना थीसिस लिख सकते हैं इसको टॉपिक बना के? नहीं, थीसिस इज नॉट राइटिंग अबाउट एनी स्पेसिफिक थिंग। थीसिस इज दैट कि आपने कोई प्रैक्टिकल प्रॉब्लम देखनी है, प्रैक्टिकल जो प्रॉब्लम्स होती हैं उनको आपने देखना है, और उन प्रॉब्लम्स को जो लोगों ने पहले से एड्रेस किया हुआ, उन प्रॉब्लम्स के अंदर आप क्या अमेंडमेंट्स लेके आ सकते हैं, क्या चेंजेस लेके आ सकते हैं, क्या अपनी एडिशन लेके आ सकते हैं, वो आप बता सकते हैं। फॉर एग्जांपल, छोटी सी एग्जांपल लेता हूँ, कोरोना वायरस की ले लें। आजकल कोरोना के ऊपर बहुत ज्यादा रिसर्चेज हो रही हैं। आप गूगल पे जाकर लिखें रिसर्च पेपर ऑन कोरोना वायरस, तो आपको हंड्रेड्स ऑफ पेपर्स मिल जाएंगे। किसी ने ये टेस्ट किया जी कोरोना का इमोशंस के ऊपर क्या इफेक्ट आ रहा है, ये रिसर्चर ने सिलेक्ट किया। किसी रिसर्चर ने काम किया जी कोरोना का एजुकेशनल सेक्टर के ऊपर क्या इफेक्ट आया, उससे एजुकेशनल सेक्टर को क्या लॉस हुआ, उस पर काम किया। किसी ने किया जी कि कोरोना वायरस की वजह से हेल्थ इश्यूज क्या क्या क्रिएट हुए। इसके अलावा किसी ने इशू किया जी कोरोना वायरस की वजह से पॉपुलेशन के ऊपर क्या इंपैक्ट आया। अब मैं ये जस्ट मेजर चीजें बोल रहा हूँ, आप भी कर सकते हैं। ये इन्हीं में से टॉपिक में से कोई टॉपिक आप भी उठा सकते हैं। आप कहते हैं यार आजकल जो हॉट इशू है वो कोरोना वायरस है, अगर आप इस किस्म का टॉपिक उठाएंगे तो उसमें बहुत ज्यादा फायदा भी होगा आपको। उसकी वजह ये होगी कि एक तो आपको जस्टिफाई करना इतना मुश्किल नहीं होगा, क्योंकि आपको पता है कि नया टॉपिक है, नए लोग, अब इतनी ज्यादा रिसर्च नहीं हुई, तो जो आपके रिसर्च के रिजल्ट्स आएंगे वो आपको लोगों को मानने पड़ेंगे, जो भी आपने रिसर्च की है। लेकिन अगर आप कोई पहले से 3, 4, 5 साल 10 साल पुराने की प्रॉब्लम चल रही है, फॉर एग्जांपल आप चाह रहे हैं जी कि मैंने एजुकेशनल सेक्टर को कैसे बेहतर किया जा सकता है इस पर रिसर्च करना चाह रहा हूँ, तो बहुत से लोगों ने की हुई है और उसके रेफरेंसेस भी हैं। फिर आपको वो रेफरेंसेस भी कोट करने पड़ेंगे, यानी फलां ऑथर ने मेरे रिजल्ट्स ये आए हैं, फलां ऑथर के ये रिजल्ट्स आए थे। तो मैं आप लोगों को बल्कि ये मशवरा दूंगा, जितने भी आप लोग यहाँ पे बैठे हैं, मैं आपको ये मशवरा दूंगा कि आप कोशिश करें कि जो कोरोना वायरस के ऊपर जो रिसर्चेज आजकल हो रही हैं, लेटेस्ट पेपर 1, 2, 3 आप जहां वहां पे सर्च करके देखें, जर्नल में सिर्फ लिखें इम्पैक्ट ऑफ कोरोना वायरस ऑन हेल्थ, आपको हंड्रेड्स ऑफ पेपर मिल जाएंगे। इम्पैक्ट ऑफ कोरोना वायरस ऑन एजुकेशनल सेक्टर, तो भी आपका इंटरेस्ट, जिसमें आपका इंटरेस्ट डेवलप हो रहा है कि जी मैंने हेल्थ इंडस्ट्री में काम करना, तो आप हेल्थ इंडस्ट्री का लिख लें, आपको वहां से पेपर्स मिलेंगे। उन पेपर्स को सिर्फ रीड करें कि लोगों ने क्या काम किया हुआ है। और सबसे, मैं आपका जस्ट 2 लोगों ने हैंड रेज किया, जस्ट 1 मिनट वेट कीजिएगा, मैं आपकी बात लेता हूँ। तारिक हुसैन एंड साद जफर, बेटा मैं आपसे लेता हूँ क्वेश्चन, जस्ट मैं जरा कंप्लीट कर लूँ बात। जब भी आपको रिसर्च पढ़े, मैं आप लोगों को एक छोटा सा मशवरा दूंगा, जब भी कोई आप पेपर पढ़े सिर्फ उसका अब्स्ट्रैक्ट पढ़ा करें, दैट्स इट, जस्ट ओनली अब्स्ट्रैक्ट पढ़ें। उसके बाद उसकी जो एंड पे कंक्लूजन दी हुई है वो पढ़ लें। ये 2 चीजें आप पढ़ेंगे तो आपको पूरे पेपर की जो समरी है वो समझ में आ जाएगी। बहुत सारे पेपर्स होंगे, आपको रिसर्च मेथोडोलॉजी आपके पल्ले नहीं पड़नी, उसमें क्या लिखा हुआ है आपको समझ नहीं आ रही, इसमें इतने मुश्किल मुश्किल मॉडल लिखे हुए आपको समझ नहीं आ रही, छोड़ दें उसको। ज्यादा अगर बहुत ज्यादा डेप्थ में जाना है तो फिर आप उसका इंट्रोडक्शन पढ़ लें। जब भी स्टूडेंट्स टॉपिक सिलेक्ट करते हैं तो मैं अपने स्टूडेंट्स को हमेशा ये मशवरा देता हूँ कि बेटा आप पहले ब्रॉड एरिया सोचें। जिस तरह मैंने कहा जी मैंने काम करना है हेल्थ इंडस्ट्री, ठीक है, हेल्थ इंडस्ट्री इज अ ब्रॉड एरिया। अब हेल्थ इंडस्ट्री वहां पे लिख के लिखो जी रिसर्च पेपर्स ऑन हेल्थ इंडस्ट्री ऑफ पाकिस्तान, आपको हंड्रेड्स ऑफ पेपर मिल जाएंगे। लेटेस्ट वाले पेपर उठाएं, उनके सिर्फ अब्स्ट्रैक्ट पढ़ लें कि किसी ने किया जी हेल्थ इंडस्ट्री का इसके ऊपर क्या इंपैक्ट आ रहा है, किसी ने लिखा जी हेल्थ इंडस्ट्री का पाकिस्तान इकोनॉमी के ऊपर क्या इंपैक्ट आ रहा है, किसी ने काम किया हेल्थ इंडस्ट्री का जो है वो इमोशंस के ऊपर क्या, मतलब बहुत से मुख्तलिफ टॉपिक्स आपको मिल जाएंगे। फिर जिस टॉपिक आपको, जो टॉपिक आपको इंटरेस्टेड लगे, उस टॉपिक को पकड़ के वो लिखें गूगल के अंदर कि ये टॉपिक के ऊपर काम हुआ जी इम्पैक्ट ऑफ हेल्थ इंडस्ट्री ऑन द ग्रोथ ऑफ पाकिस्तान इकोनॉमी, वो लिखे। फिर आपको उससे रिलेटेड टॉपिक्स मिलेंगे, उससे रिलेटेड पेपर्स आपको मिलेंगे, फिर उनको पढ़ें 5-10 पेपर्स, उनको फिर डिटेल में पढ़ें। देन आपको आईटी जनरेशन में बहुत ज्यादा आसानी होगी, आपको कम से कम ये समझ आ जाएगी कि मैंने किस एरिया की तरफ मूव करना है। ये मैं आपको बहुत डिटेल में आगे समझाऊंगा अभी जब हम टॉपिक सिलेक्शन की तरफ जाएंगे। जी बेटा 2 लोगों ने हैंड रेज किया था, एक साथ थे जी, पूछिए क्वेश्चन भी पूछना चाह रहे थे। सर may I ask? जी जी पूछिए पूछिए, बिल्कुल पूछिए। सर फॉर एग्जांपल जैसे कोई रीजनल इशू है, फॉर एग्जांपल सार्क का या साउथ एशिया का या इस तरह का, उस हम ये एज एन एग्जांपल पूछ रहा हूँ कि हम ये देख सकते हैं यूएन के किसी डिसीजन से, या यूएन क्या स्टेप्स लेता है, या EU यूरोपियन यूनियन या कोई और इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट क्या ऐसा डिसीजन लेता है और उसकी क्या इम्प्लीकेशंस हो सकती हैं साउथ एशिया पे, क्योंकि हम फिजिकली तो हर साउथ एशिया के मुल्क में नहीं जा सकते, हमें ऑब्वियसली सेकेंडरी रिसर्च, सेकेंडरी डाटा या सेकेंडरी रिसर्च करनी पड़ेगी, या जो भी इस तरह की टेक्निकलिटी होती है। तो क्या ये वायबल है कि हम अपने
थीसिस में उन चीजों को मेंशन करें या कोई ऐसा प्रपोजल बनाएं, या सिर्फ हमें पाकिस्तान की हद तक पॉपुलेशन लेनी पड़ेगी या सैंपल लेने पड़ेंगे? ओके बेटा, मैं आपको ये एक्सप्लेन करता हूँ। बिल्कुल आपने बड़ा अच्छा क्वेश्चन पूछा। देखिए, जब हम टॉपिक सिलेक्ट करेंगे तो बेटा टॉपिक सिलेक्शन डजंट मीन दैट कि आपने सिर्फ पाकिस्तान के ऊपर काम करना है। मेरा बेटा जो पीएचडी का थीसिस है, उस थीसिस का जो टाइटल है, उस थीसिस का जो टाइटल है, वो टाइटल ये है कि इम्पैक्ट ऑफ रिस्क ऑन द परफॉर्मेंस ऑफ बैंकिंग सेक्टर ऑफ सार्क कंट्रीज। यानी मैंने सार्क कंट्रीज के ऊपर काम किया और सार्क कंट्रीज के अंदर तकरीबन आपके 8 मुल्क आते हैं, जिसमें अफगानिस्तान, बांग्लादेश, इंडिया, नेपाल, मालदीव, ये सारे मुल्क आते हैं। उन मुल्कों के बैंकों का डाटा मैंने उठा के उसका इम्पैक्ट मैंने चेक किया कि उन बैंकों के अंदर उनकी परफॉर्मेंस का उनके मुल्क के ऊपर क्या इफेक्ट आता है और पाकिस्तानी बैंकों का क्या इफेक्ट आता है। तो टॉपिक आप कहीं से भी ले सकते हैं, आप बिल्कुल काम कर सकते हैं सार्क कंट्रीज के ऊपर, लेकिन क्वेश्चन इज दैट कि जो टॉपिक आप सिलेक्ट करेंगे क्या उसका डाटा आपके लिए अवेलेबल है या नहीं है। अगर डाटा अवेलेबल है तो यू विल डू इट, लेकिन अगर आपको लगता है कि इसका डाटा अवेलेबल नहीं है, सेकेंडरी फॉर्म में भी नहीं मिलेगा, तो फिर इट इज नॉट पॉसिबल एज अ रिसर्चर कि हम इवन कि एज अ सुपरवाइजर भी मैं आपको सजेस्ट नहीं करूंगा कि आप उस टॉपिक की तरफ जाएं। एमएस लेवल तक हमारी कोशिश यही होती है कि जो बच्चे हैं वो डोमेस्टिक लेवल तक काम करें, लेकिन कंपल्शन नहीं है, कंपल्शन बिल्कुल नहीं है। आप बिल्कुल सार्क कंट्रीज के ऊपर काम कर सकते हैं, आप वर्ल्ड बैंक के ऊपर काम कर सकते हैं, आप आईएमएफ के ऊपर काम कर सकते हैं। आप जो डिफरेंट इवन के आजकल जो इश्यूज जनरेट हुए हैं ये फलस्तीन और इसराइल का, अगर इसके ऊपर पहले से रिसर्चेस हुई हैं कि क्या रीजन थी, क्या फैक्टर्स थे जिसकी वजह से ये हुआ, अगर आपको वो डाटा अवेलेबल है, लोगों ने रिसर्च की हुई है, उसका बेहतरीन हल किया लिटरेचर रिव्यू, टॉपिक लिखे, अगर आपको उसके ऊपर कुछ पेपर्स मिल जाते हैं, इसका मतलब है कि लोगों ने काम किया है। अगर लोगों ने काम किया तो हम भी कर सकते हैं। सबसे पहला काम जो मैंने आपको बताया वो यही है कि आपने लिटरेचर में से सर्च करना है कि जो मेरे माइंड में चल रहा है इस वक्त, आप जिस तरह बात करें कि मैं सार्क कंट्रीज को लेके जाना चाह रहा हूँ, आप ये चेक करना चाह रहे हैं कि मैं इवन कि मैं आपको आप ये भी कर सकते हैं कि कोरोना वायरस का इंटरनेशनल लेवल के ऊपर क्या इम्पैक्ट आया और पाकिस्तान के अंदर उसका क्या इम्पैक्ट है। आप ये कंपैरिजन स्टडी भी कर सकते हैं कि पाकिस्तान में लोग किस वजह से बच गए जो इतने ज्यादा इफेक्ट नहीं हुए, और इंटरनेशनल लेवल पे जो इतने ज्यादा लोग इफेक्ट हुए, इतनी ज्यादा डेथ्स हुई हैं, वो क्यों हुई हैं। अब दिस इज अ वेरी गुड टॉपिक। अब उसकी रीजंस आपको फाइंड करनी पड़ेंगी। अगर तो लोगों ने इस पे काम किया हुआ तो आपको डाटा बना बनाया मिल जाएगा, आपको क्वेश्चन बने बनाए मिल जाएंगे। अगर नहीं किया तो फिर आपको एफर्ट करनी पड़ेगी प्राइमरी डाटा के ऊपर। और मैंने आपको वही बोला कि अगर आपको लगता है कि आप उसके लिए डाटा कलेक्ट कर सकते हैं, आप देखिए आपके सामने हर मुल्क जो है वो अपना डाटा रिलीज कर रहा है कि जी हमारे मुल्क में ये डेथ इतनी हुई थी, इस डेट में इतनी डेथ हुई, इस डेट के ऊपर इतनी डेथ हुई। इवन मेरी अपनी एक क्लास फेलो थी, मैं आपको उनकी बात उसके साथ शेयर कर देता हूँ। अच्छा बेटा, हमारी वीडियो एंड हो रही है, आप काइंडली मुझे दोबारा इसी लिंक पे ज्वाइन करें, मैं यहीं से क्वेश्चन का आंसर स्टार्ट करता हूँ दोबारा। आप मुझे ज्वाइन करें दोबारा इसी लिंक पे। ओके सर, ओके, थैंक यू।